ऑलराइट फ्रेंड्स, सो चलिए हम लोग पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट पंचायती राज। सो पंचायती राज इज एन एंशियंट सिस्टम, इन द अर्ली डेज, in the ancient times. If you remember, we had studied in the Gupta Empire and in the Maurya Empire, in the Kushan Empire, in your Gadwala's Empire. All these empires we have read in the Chola Empire. Okay, so you must have read about the Gramika or the Bhoja, ग्राम भोजा, राइट है। उसके साथ साथ आपने यू मस्ट हैव रेड अबाउट द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ परंतका चोला। ओके, सो सब जगह जो है देयर इज, ओके, देयर इज मेंशन, यस, उर एन सभा। सो इट्स एन एंशियंट इंस्टीट्यूशन एंड दिस वाज समथिंग, पंचायती राज वाज अ विजन ऑफ वन पर्सन। एक पर्सन था ऐसा जिसका विजन था। ये किसका था? गांधी। ओके, इट वाज गांधीज विजन। एंड तो पंचायती राज जो है, इट represents the system of rural local self government in India, and this is basically revived. Okay, this is what, this is revived by the government of India after our independence. And इसके पहले भी there have been attempts, but mainly attempts जो थे, it was concentrated for municipalities. पंचायती राज के लिए जो है कॉलोनियल टाइम्स में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, इफ यू गाइज रिमेंबर लॉर्ड रिपन के बारे में, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ओके, सो उस केस में जो है हम देखेंगे कि पंचायती राज का जो एक प्रोग्राम है, दैट स्टार्टेड ओनली आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, एंड दिस एंशियंट इंस्टीट्यूशन वाज रिवाइव्ड. So it was instituted across all states through acts of the state legislature, and it aimed at building democracy at the grassroots level and focusing on rural development. Okay, and it was formalized by the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. And as per the Indian federal system, local government, it falls under state authority. तो लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके पास है? स्टेट्स के पास है. प्लीज रिमेंबर दिस, द स्टेट्स हैव द authority over the local government, and it is specifically listed under the state list of the seventh schedule to the constitution. तो जो सेकंड सेवेंथ शेड्यूल है उसका जो लिस्ट होता है, उसमें यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेसिड्यूरी पावर के बारे में हम बात करते हैं. तो यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, यूनियन, द सेंटर कैन ओनली मेक लॉस. कॉन्करेंट, बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ, एंड अंडर द स्टेट ओनली द स्टेट कैन मेक लॉस. ओके, सो यहां पर जो है व्हाट हैज हैपेंड वाज कि लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, तब इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वाज द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. ऐसा हो रहा था, सम स्टेट्स वेर वेरी प्रोग्रेसिव व्हेन इट केम टू द पंचायती राज. पंचायती राज जो है उसके उसके वजह से some states they were doing very well, right? Rajasthan, okay, like some South Indian states, they were doing well, but majority of the states in India, they were not doing well. Okay, they were not doing well, and they were not interested in introducing this at the grassroots level. So इसके लिए जो है 1992 में इसको लाया गया था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट टू लेवल्स. वन वाज द सिटी लेवल जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, और रूरल लेवल पे हम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो पंचायती सिस्टम जो है, इफ यू विल रिमेंबर, ओके, इफ यू विल रिमेंबर, एक आया था शो amazon प्राइम पे, पंचायत. उसके आई थिंक अब 3 सीजन हो चुके हैं. तो ये जो amazon पे पंचायत का सीजन है, ये 3 सीजन इसी को दिखाते हैं कि हाउ द पंचायती सिस्टम वर्क्स. ऑलराइट, उसमें एक सरपंच होती है, और वो जो लेडी है वो उनके हस्बैंड. तो एक वो भी प्रॉब्लम है, दिस हैज कम इन यूपीएससी GS2, पॉलिटी प्रधान पति का कंसेप्ट, जिसमें सर्टेन सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर विमेन, बट विमेन आर नॉट अलाउड. सो उनके हस्बैंड जो हैं, दे गेट देयर विमेन फोक इलेक्टेड, एंड देन दे बिकम प्रधानपति. सो दिस क्वेश्चन हैज कम इन GS2 पॉलिटी इन मेंस, एंड यू हैड टू राइट एन आंसर फॉर 10. ओके, 10 मार्क्स और 15 नंबर, जो भी जिस भी मार्क्स का क्वेश्चन था. तो एवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज का? डेफिनेटिव एवोल्यूशन तो अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ,
which basically standardized the पंचायती system across India. लेकिन उसके पहले क्या क्या थे, तो बलवंत राय मेहता कमिटी was established in 1957 and it was formed to examine the community development program of 1952 and the national extension service of 1953, and this was led by Balwant Rai Ji Mehta, and the committee recommended the establishment of democratic decentralization, जिसको बाद में पंचायती राज के नाम से जाना जाने लगा. एंड इनका रिकमेंडेशन क्या था बलवंत राय मेहता कमेटी का, कि 3 टियर सिस्टम बनाइए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद विथ ऑर्गेनिक लिंकेज थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ऑलराइट, यहां पर क्या बोला जाने लगा कि आप जो है वट एवर यू मेक, ओके, उसमें जो है देयर हैज टू बी, देयर हैज टू बी अ लिंकेज बिटवीन द थ्री स्ट्रक्चर. ओके, 3 टियर सिस्टम जो है आपने बनाना है, ताकि एकदम लोकल लेवल तक, एकदम नीचे वाले लेवल तक जो है आपका जा सके. तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस वाज व्हाट, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू विच पंचायती राज सिस्टम वाज ट्राइड टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया. और इलेक्शन मेथड क्या था, दे सेड कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो करिए आप फॉर विलेज पंचायत, एंड इनडायरेक्ट करिए पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए. ठीक है, देखिए, टू मच of direct election is also harmful. Why? Because then it will hamper in the development process. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन फॉर विलेज पंचायत एंड इनडायरेक्ट फॉर पंचायत समिति एंड जिला परिषद. And responsibility, so it will entrust planning and development activities to these bodies. और पंचायत समिति should be the executive, जिला परिषद should be the advisory, coordinating and supervisory body. So इसमें क्या था, पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बना दिया गया था कि जो जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो. जिला परिषद जो था, इट वुड हैव बिकम एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड supervisory body which will supervise the work, coordinate the work and advise on the kind of work that should be done by the panchayat samiti. And district collector would be the chairman of the zilla parishad. तो डीएम का जो पावर है that significantly increased. डीएम का जो पावर है इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट. व्हाई? बिकॉज ये जो पर्सन है डीएम, दिस पर्सन ही बिकम इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज एट द ग्रास रूट लेवल. ओके, और ये एक तरीके से कोऑर्डिनेटर बन गए विद द लोकल लेवल गवर्नमेंट. देन जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर शुड बी देयर, adequate resources to be transferred to enable function and responsibility fulfillment. देखिए, अगर आप पावर नहीं दीजिएगा, so what is going to happen? Okay, what is going to happen? Basically, it will not be effective. तो इसीलिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये कहा that there has to be adequate resources. First of all, पैसा enough देना चाहिए उनको, और उसके साथ साथ there has to be a genuine transfer of power. जो पावर ट्रांसफर होगा, it has to be genuine, not on paper. पेपर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो ये चीज है. हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, 3 टियर स्ट्रक्चर. ओके, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन बनाइए जिला परिषद का. उसके साथ साथ पंचायत समिति विल बी द एग्जीक्यूटिव एंड जिला परिषद विल बी द एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी. एंड जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर. National Development Council accepted the recommendation in January 1958, allowing states to adapt to local conditions. तो इन्होंने क्या किया कि बलवंत राय मेहता कमिटीज रिकमेंडेशन वाज एक्सेप्टेड. इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, बट कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बनाया गया. दे डिड नॉट मेक एनी लॉ और दे डिड नॉट मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. So what was the impact? Was the impact very good or very bad? The impact was not very good. Why? Because it was left to the states, and the states, they did not wanted to share the power. But certain states like Rajasthan, followed by Andhra Pradesh, and some other states, they basically started to implement it, but not all the states. एंड दिस वाज द प्रॉब्लम. पैन इंडिया ज्यादा इसका इंपैक्ट हो नहीं पाया. ओके, बहुत सारे स्टेट जो थे वहां पर वेरिएशंस भी हमें देखने को मिला. राजस्थान इंप्लीमेंटेड अ 3 टियर स्ट्रक्चर, तमिलनाडु इंप्लीमेंटेड अ 2 टियर स्ट्रक्चर, एंड वेस्ट बंगाल इंप्लीमेंटेड अ 4 टियर स्ट्रक्चर.
तो बलवंत राय मेहता कमिटी में क्या रिकमेंड किया था? 3 tier. So some states they went with 3 tier, some went with 2 tier, depending on the state's condition. But some of them even went for a 4 tier system. Okay. Planning and development unit. So in some patterns, the Panchayat Samiti was central at the block level, while in others, the Zilla Parishad was pivotal at the district. तो state by state variation हमें देखने को मिला था. And some states even established Nyay Panchayat for trying petty civil and criminal cases. Okay. उसके बाद जो है बलवंत राय मेहता कमेटी का एक प्रॉब्लम यही था दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अ सेंट्रल लॉ वाज पास्ड to implement this recommendation. It was left to the states that okay, this is a recommendation which has been accepted by the National Development Council. अब ये स्टेट के ऊपर है कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. ऑलराइट, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी का एक प्रॉब्लम था. दिस वाज व्हाट? दिस वाज ए ड्रॉबैक. अब मैं बात करता हूं अशोक मेहता कमेटी के बारे में. So Ashok Mehta committee was formed by the जनता गवर्नमेंट आफ्टर इमरजेंसी. जब जनता गवर्नमेंट की सरकार आई थी तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी बनाया था. इसके चेयरपर्सन अशोक मेहता थे एंड इट वाज टू एग्जामिन एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन दी पंचायती राज सिस्टम. तो इन्होंने क्या कहा कि रिप्लेस करिए 3 tier सिस्टम विथ अ 2 tier 1. तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 tier सिस्टम कहा था, अशोक मेहता कमेटी ने 2 tier कहा. तो इसमें जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल पंचायत फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो इन्होंने क्या कहा अशोक मेहता ने? अशोक मेहता सेड दैट देयर शुड बी वन जिला परिषद. जिला का मतलब समझते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल पंचायत दैट वुड बी फॉर ग्रुप ऑफ विलेज. दैट सेड कि हर विलेज को जरूरत नहीं है. यहां पर क्या कहा गया था बलवंत राय मेहता कमेटी में, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है जिला परिषद होना चाहिए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, एंड देन ईच विलेज दैट विल हैव समथिंग. ईच विलेज विल हैव ए ग्राम पंचायत. ओके. लेकिन यहां पर अशोक मेहता ने कहा विलेज लेवल पे जरूरत नहीं है, हम ग्रुप ऑफ विलेज को हम क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ विलेज को केटर करेंगे. सो दिस वाज द difference between Balwant Rai Mehta and Ashok Mehta committee. Okay, I hope this is clear. और उन्होंने कहा अशोक मेहता ने that rather than serving village of 1500 people, we will have a mandal panchayat. मतलब we will club together a group of village और उसमें 15 से 20,000 आदमियों को या 15 to 20,000 पीपल उनको जो है हम लोग इसमें डालेंगे. और इनका रिपोर्ट अगस्त 1978 में हुआ था और इन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड जिला परिषद विल बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी. और उसमें क्या था बलवंत राय मेहता में, इफ यू रिमेंबर, पंचायत समिति दैट वाज एट द विलेज लेवल दैट वुड बी द executive body, whereas here zilla parishad, the topmost body, would be the executive body. और जिला परिषद उसमें क्या था? इन द बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में आई थी वहां पर एडवाइजरी बॉडी थी. एडवाइजरी बॉडी इन द 1957 बलवंत राय मेहता, BRMS बलवंत राय मेहता कमेटी. और यहां पर क्या था दूसरे वाले में? इन द अशोक मेहता कमेटी दे वेंट फॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द जिला परिषद. मतलब हर चीज अशोक मेहता कमेटी में डिस्ट्रिक्ट से चलेगी. और बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था? जो एग्जीक्यूशन है दैट हैज टू बी एट द विलेज लेवल. विच इज बेटर? विच इज बेटर, एट द विलेज लेवल और थ्रू द डिस्ट्रिक्ट? एनी आइडिया कौन सा बेटर होगा? सबसे बेटर वही होगा ना कि आप विलेज लेवल पे, ऑन पेपर बेटर विल बी विलेज लेवल ना, कि विलेज लेवल पे अगर एग्जीक्यूशन होगा then it will be better compared to the execution from the district level. Okay. So political participation, it allowed official participation of political parties in पंचायत election. आज के डेट में अलाउड है क्या? बीजेपी और कांग्रेस लड़ सकती है तो वो अपने बैक करती है, बट इट डज नॉट फाइट. ओके. ओके, बट इट डज नॉट फाइट डायरेक्टली, क्योंकि यहां पर क्या होगा उससे जो है छोटे छोटे लोग
ओवरवेल्म हो जाएंगे। जनरली सबको पता रहता है, अनऑफिशियल सपोर्ट होता है, लेकिन ओके, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको अलाउड नहीं है कि आप जो है अपना कैंडिडेट उतारे। तो कभी भी आप देखेंगे तो पंचायत के इलेक्शंस वगैरह में जो विलेज लेवल पे होते हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स वगैरह आप नहीं देखेंगे। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। राइट। अब इसके पीछे यही रीजन है कि वाई नॉट अलाउ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसको बेसिकली ओके, बेसिकली नॉन पार्टिजन रखा जाता है। ओके, और ये जो है बेसिकली ये क्या करता है, स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है रूल्स, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। ओके, so majority of the states they do not allow political affiliations, whereas some states, okay, some states like West Bengal, they will allow, okay, they will allow political affiliation। ठीक है, majority of the states they do not allow। some states, जिसमें एक एग्जांपल वेस्ट बंगाल का आ जाता है, वो जो है वहां पर आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। So Ashok Mehta said that Gram Panchayati Raj institution compulsory taxation power, कि टैक्सेशन पावर जो है होना चाहिए। जो सेम चीज कही गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी में, वो यहां भी कही गई, दैट एडिक्वेट फिनेंसेस शुड बी देयर सो दैट दे कैन मेक डिसीजंस। ओके, उसके साथ साथ सोशल ऑडिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल ऑडिट जो है दिस इज ऑल्सो ए टॉपिक ऑफ योर GS2 एंड GS4 एथिक्स का, और आपका गवर्नेंस का ये टॉपिक है। ओके, सो सोशल ऑडिट जो है इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज एंड अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स। तो ये है क्या, सोशल ऑडिट जो है इट इज ए पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, जिसके थ्रू आप जो सिटीजन्स है वो खुद, कम्युनिटी जो है वो खुद देख सकती है कि काम कितना हुआ है। ओके, then restrict state government's power to supersede Panchayati Raj institution and mandate election within 6 months. Then Ashok Mehta also said to have Nyay Panchayats, which will be headed by a qualified judge. Election management. So state chief electoral officer in consultation with the chief election commissioner will be managing Panchayati Raj elections. डेवलपमेंट फंक्शन किसको मिलेगा, जिला परिषद को, विद द डेवलपमेंट स्टाफ विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी एग्जीक्यूटिव है। इट विल इनकरेज सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट इन मोबिलाइजिंग पब्लिक सपोर्ट, जिसमें वॉलेंटरी एजेंसी रोल होगा। ओके, देन देयर विल बी अ डेडिकेटेड मिनिस्टर अपॉइंटेड हु विल बी द मिनिस्टर फॉर पंचायती राज। तो क्या कोई मिनिस्टर है अपॉइंटेड आज के डेट में? इज देयर अ मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एट द सेंटर? द आंसर इज यस, देयर इज अ मिनिस्टर। ओके, राजीव रंजन सिंह, ही इज द, जिनको ललन सिंह आप कहते हैं, है ना, ही इज द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ओके, उसके पहले गिरिराज सिंह थे। ऑलराइट, तो ये पंचायती राज जो है बेसिकली ये 2004 में स्टैब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एट द सेंटर, एंड इट विल लुक इनटू द पंचायती राज सिस्टम अक्रॉस इंडिया एंड फॉर दैट प्रमोशन। ओके, तो ये जो है अशोक मेहता कमिटी ने कहा था कि डेडिकेटेड मिनिस्टर की जरूरत है, और इसको 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, इसको जो है 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था। आंध्र प्रदेश में भी है। ओके, आंध्र प्रदेश में कौन है मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? एनी आइडिया इन आंध्र प्रदेश हु इज द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? इट इज पवन कल्याण। ओके, पवन कल्याण जी जो हैं, यस, पवन कल्याण जी जो हैं, ही इज द पर्सन, राइट, करेक्ट। तो बहुत सारे स्टेट में जो है, बहुत सारे स्टेट्स में दे आर ऑल्सो देयर, आंध्रा में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे मिनिस्टर फॉर पंचायती राज। लेकिन सेंटर पे जो है 2004 में दे एस्टैब्लिश वन टू ओवरसी ऑल द पंचायती राज development across the country. Then there will be reservation for SC and ST based on population. This was said by Ashok Mehta. Okay, this was said by Ashok Mehta कि एक जो है आपको SC और ST की सीट्स अलग करनी होगी, जैसे
MP MLA की इलेक्शंस होते हैं उसमें होता है। ओके। और उसी तरीके से जो है SC ST है, आज के डेट में है SC ST के लिए। दे हैव गॉन बियॉन्ड दिस एट द लोकल इलेक्शन। SC ST के लिए तो है ही, उसके साथ साथ OBC के लिए और विमेन के लिए भी है। ओके। विमेन का क्या है, विमेन का जो है इट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब OBC में भी विमेन है, ST में भी विमेन है, SC में भी विमेन है। ओके। एंड जनरल में भी विमेन है, जिसमें अपर कास्ट विमेन कैन ऑल्सो फाइट। तो ये जो है रिजर्वेशन है, बट इट हैज गॉन बियॉन्ड द रिकमेंडेशन फॉर SC and ST, एंड नाउ इट इज गेटिंग द OBC एंड द विमेन रिजर्वेशन एज वेल। ऑल राइट। तो उसमें जो है हमने विमेन में क्या देखा, विमेन की 1/3 सीट्स होती हैं। ओके। SC ST अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और OBC जो है इंडिविजुअल स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है, जैसे अभी यूपी में इन्होंने किया था। ओके। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, ओके, बहुत सारे स्टेट्स दे हैड टेकन द अशोक मेहता कमिटी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी अशोक मेहता कमिटी के साथ, जनता जो पार्टी की गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई, तो ये अप्लाई हो ही नहीं पाया। अशोक मेहता कमिटी रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड, बट बिकॉज ऑफ द अर्ली डिसोल्यूशन इट प्रिवेंटेड अ नेशनल लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। बलवंत राय मेहता 1957, देन वी हैव गॉन फॉर अशोक मेहता 1977। अब जो है हम क्या पर पढ़ेंगे, GV राव 1985। ओके। सो GV राव कमिटी, ये जो है इट वाज चेयर्ड बाय GV राव ऑब्वियसली, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द देन प्लानिंग कमीशन। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया था, दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद इट विल बी सेंट्रल फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, and they will play a significant role in rural development at the lower level। उसके साथ साथ सर्टेन स्टेट प्लानिंग फंक्शन, स्टेट लेवल जो प्लानिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास प्लानिंग फंक्शन है, दैट शुड बी डेलीगेटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स। मतलब अब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है अपने लेवल पे करेंगे। देखिए एक चीज समझिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? मैं अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, इफ आई बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, okay, let me say like this, or let me say I become the chief minister of Odisha, so will I know कि सुंदरगढ़ में या झारसुगुड़ा में, which is a city or a town in Odisha, वहां के गली में मोहल्ले में क्या जरूरत है? इफ आई बिकम लेट अस से द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, विल आई नो कि गया में कितने गली मोहल्ले हैं जहां पर रोड की जरूरत है? तो मुझे तो नहीं पता होगा ना। आई कैन ओनली गिव पैसा एज द CM ऑफ सम स्टेट, एज अ CM ऑफ सम स्टेट आई कैन ओनली गिव मनी, कि ठीक है ये झारसुगुड़ा में आप वो कर दो, डेवलपमेंट कर दो, ये भुवनेश्वर में डेवलपमेंट कर दो, ये आप केंद्रपाड़ा में डेवलपमेंट कर दो, ये पुरी में डेवलपमेंट कर दो। लेकिन उस पैसा का जो डेवलपमेंट फंड है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? हु विल बी बेटर जज ऑफ दैट एग्जीक्यूशन? दैट विल बी द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, और उससे भी बेटर ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहां पर रोड की जरूरत है उस पर्टिकुलर सिटी में। आई विल ओनली हैव दिस विजन दैट ठीक है मुझे ये पर्टिकुलर सिटी डेवलप करनी है। मैं लखनऊ में बैठा हूं एज द चीफ मिनिस्टर, तो मुझे कानपुर डेवलप करना है, लेकिन कानपुर के कौन से गली में फ्लाईओवर बनाने से ट्रैफिक कम हो जाएगा वो मुझे आइडिया नहीं है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल टू हैव दैट आइडिया। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग फंक्शन को ट्रांसफर करिए। ओके। बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट लेवल entities and even the block level entities, they will be the better judge to know where to put the money, rather than somebody telling from the state capital and dictating the terms. Then creation of district development commissioner. So this role should act as the chief executive officer of the Zilla Parishad and oversee all development departments at the district level. Okay.
सो यहाँ पर डीडीसी आज के डेट में भी आपको मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो ये जो जनरली आप जो है स्टेट पीसीएस वाले लोग या आईएएस ऑफिसर्स भी बनते हैं इन द इनिशियल फेजेस ऑफ देयर करियर। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जब आप आईएएस बनिएगा तो यू विल बी अपॉइंटेड इन द फर्स्ट 2 years ऑफ योर करियर एज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। यही काम होता है देखना कि कैसे जो है आपका लोअर लेवल पे पैसा सही तरीके से जा रहा है कि नहीं। Then regular elections, it emphasized the importance of holding regular elections for Panchayati Raj institution, noting that elections were overdue in several states. तो इन्होंने ये क्या कहा कि आपको जो है रेगुलर इलेक्शन देखना होगा, बिकॉज जो बलवंत राय मेहता कमिटी थी, इट डिड नॉट हैड अ फोर्स ऑफ लॉ। कोई लॉ से बैक किया ही नहीं गया, इट वाज लेफ्ट टू द स्टेट्स, एंड सम स्टेट्स दे वेर रेगुलर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स दे वेर नॉट रेगुलर। ओके, अब हमने पढ़ लिया जीवी के राव कमेटी, बलवंत राय से स्टार्ट किया, अशोक मेहता पे आ गए, जीवी के राव खत्म। अब जो है एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। सो एलएम सिंघवी कमेटी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1986 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। और जीवी के राव जो था, दैट वाज एस्टैब्लिश बाय द प्लानिंग कमीशन। दिस एलएम सिंघवी कमेटी वाज एस्टैब्लिश बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो ये इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोली कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की जरूरत है, अदरवाइज एवरी स्टेट विल बी हैविंग ए लैक लस्टर अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टेट पे छोड़ देंगे तो दे विल नॉट ओके बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। ऑल राइट, यस, दिस इज दिस पर्सन्स फादर। ओके, क्या नाम है, अभिषेक मनु सिंघवी जो है ना, उनके फादर फादर साहब जो है एलएम सिंघवी। ओके, सो ये जो है बेसिकली, ओके, ये एलएम सिंघवी कमेटी, ये बेसिकली इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई डिड दे से दिस? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपने बलवंत राय मेहता कमेटी में देखा था स्टेट्स वेयर नॉट सिंसियर, सिंसियरिटी है नहीं ना स्टेट्स की। तो इसीलिए कहा कि शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड थिंग so that the states become serious and there is a force of law. Then regular election, it recommended constitutional provisions to ensure regular, free and fair elections. आप बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए सो दैट रेगुलर इलेक्शन टाइम पे हो जाए, नहीं तो क्या होगा, कुछ स्टेट्स ठीक से करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जब मन करेगा तब करेंगे। Then they said establish न्याय पंचायत, reorganize villages, give them financial autonomy and establish judicial tribunals, okay, for to basically dispute जो matters होता है, dispute related to the पंचायती राज elections and other matters, उसके लिए एक अलग से जुडिशियल ट्राइब्यूनल की जरूरत है। तो ये जो जुडिशियल ट्राइब्यूनल है ये कहां से बनता है? एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट वाज प्रेजेंट, 323B। याद है 323B? किसके पास पावर है 323B में बनाने का, लेजिस्लेट करने का? किसके पास पावर है 323B में लेजिस्लेट करने का? बोथ स्टेट एंड सेंटर, स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। एंड व्हाट अबाउट 323A? एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली पार्लियामेंट, ओके, नॉट द स्टेट। उसके बाद थुंगोंग कमेटी आई। ये कमेटी कमेटी का गेम खेल रहे हैं, बहुत पापड़ बेले हैं बिफोर गेटिंग द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पापड़ बेले गए। एलएम सिंघवी के बाद थुंगोंग कमेटी आई। सो थुंगोंग कमेटी जो है, इट वाज ए सब कमेटी, नॉट ए प्रॉपर कमेटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीके थुंगोंग, एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988 बाय द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। और इन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, जैसे एलएम सिंघवी साहब ने कहा था, he said 3 tier system should be there. Zilla Parishad will be the pivotal body which will execute the functions of the Panchayati Raj. Fixed tenure should be there of 5 years. Super session period, that is the maximum period of suppression for a PRI, should be 6 months. 6 months के भीतर आपको इलेक्शन करवाने होंगे। State level planning committee should be there, which will be led by the Minister for Planning, and this will include Zilla Parishad President as its members. Then defined list of subjects. It proposed a detailed list of subjects for PRIs to be incorporated into the constitution. तो ये कैसे
जो डिफाइंड लिस्ट है कहाँ से आया? डिफाइंड लिस्ट है बाद में, यही तो 11 शेड्यूल का लिस्ट था, याद आया? जो 11 शेड्यूल के जो लिस्ट हैं वो यहीं से आए। ओके। Reservation, it recommended population based reservation in all three tiers, including provisions for women, and it asked for a creation of a state finance commission, and district collector's role should be there, who will serve as the CEO, that is the chief executive officer of the Zilla Parishad. This is also a position that you get. देखिए बहुत सारे स्टेट में जब आप जाते हैं तो आपको एसडीएम बनाया जाता है या एडीएम बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में जब आप आईएएस बन के जाते हैं, सो यू विल ऑल्सो बी मेड द सीईओ ऑफ द जिला परिषद, सो दैट यू हैव इनफ एक्सपीरियंस बिफोर यू आर एलिवेटेड टू द डीएमशिप। डीएम बनने से पहले आपको बेसिकली सीईओ जैसा पोजीशन 3-4 साल 5 साल काम करना पड़ता है। आफ्टर 5 years यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, देन जो है जैसे जैसे आप सीनियर होते जाइएगा आपको बड़ा डिस्ट्रिक्ट मिलते जाएगा। देन गडगिल कमिटी। सो गडगिल कमिटी 1988 में आया, खत्म नहीं हो रहा अभी, गडगिल कमिटी में हम आ गए। थुंगोंग कमिटी वाज अ सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब गडगिल कमिटी है, ये वीएन गडगिल के चेयरमैनशिप में है। एंड आई थिंक गडगिल कमिटी, ओआसिस हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन, राइट? ओआसिस ने इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा था गडगिल कमिटी से, बट दैट वाज ए पहले की बात है, ये गडगिल कमेटी दूसरी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए कहा, 3 tier सिस्टम देने के लिए कहा, फिक्स टर्म देने के लिए कहा, डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन फॉर विमेन, एससी एंड एसटी। अभी भी ओबीसी की बात नहीं चल रही थी, वाई? बिकॉज उस समय तक मंडल कमीशन वॉज नॉट इन द पिक्चर। ओके। ओबीसी रिजर्वेशन एंड ओबीसी पॉलिटिक्स, इट इवॉल्व्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन। देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है? ये सारा जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कहा गया। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन, समझ रहे हैं आप? ये दोनों क्या करेगा? क्या ये स्टेट में इलेक्शन कराएगा या स्टेट का फिनेंसेस को बताएगा कितना डिवोल्यूशन होना चाहिए सेंट्रल पूल से? नहीं, दिस दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, दिस विल बी फॉर द इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट एंड द basically devolution of state level finances to the local government। तो इसमें भी अगर जब आप आईएएस बन जाते हैं, when you will become an IAS officer, have a 20 year 15 year seniority, then you can be appointed as a member of the state finance commission and also to the state election commission, okay? उसके बाद जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट, इट इंट्रोड्यूस द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 1989, but it was not approved by Rajya Sabha due to opposition concern over centralization। फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई एंड दे आल्सो वांटेड टू स्ट्रेंथन इट, बट दे बेसिकली फेल, द गवर्नमेंट फेल। तो फाइनली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, इट केम इन 1991 एंड इट रिविजिटेड द इशू, एंड देन फाइनली 73rd Constitutional Amendment Act 1992 was passed, and it which was enacted on April 24th 1993, and it significantly reformed Panchayati Raj institution across India। सो यहाँ पर हम फाइनली आ गए। तो हमने कौन कौन से कमिटी की बात की? कमिटी याद रखना इंपॉर्टेंट किसके लिए है? मेंस के लिए। तो मेंस में हमने स्टार्ट किया बलवंत राय मेहता बीआरएम कमिटी 1957, फिर हमने अशोक मेहता कमिटी एएम, उसके बाद हमने किसकी बात की? हमने जीवीके राव कमेटी की बात की, फिर हमने जो है किसकी बात की? हमने थुंगोंग कमेटी की बात की, फिर हमने थुंगोंग से एलएम सिंघवी कमेटी की बात की, फिर हमने किसकी बात की? गडगिल कमेटी की बात की, ओके। तो गडगिल कमेटी वाज द लास्ट कमेटी, जिसके बाद फाइनली जो है एवोल्यूशन में हमने फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिल गया, ठीक है? Introduction to the 73rd Amendment Act. So it was passed by Lok Sabha on 22nd December 1992, Rajya Sabha on 23rd December, and presidential assent इसको 20 अप्रैल 1993 को मिल गया, और it was approved by 17 state assemblies before becoming law। ये क्या है? Is this not, is this not a special majority type 3? याद आया?
स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, है ना, बिकॉज ये फेडरल फीचर को चैलेंज कर रहा था या फेडरल फीचर को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। एंड स्ट्रक्चरल एडिशंस क्या क्या हुए 73rd अमेंडमेंट से? सो वी गॉट अ न्यू पार्ट 9 which basically introduce article 243 o till o a b c d e f g h I j k l m n o tak. Okay, and then it also added 11th schedule and which listed 29 functions item for panchayats. तो जैसे आपका 7th schedule में स्टेट सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसी तरीके से 11th शेड्यूल में पंचायत के लिस्ट है। ओके, एंड एक्ट दिस एक्ट 73rd Constitutional Amendment Act, it provided a constitutional status to the Panchayati Raj institutions, okay, and making them an integral part of the justiciable section of the Constitution. So, can you go now to the Supreme Court for interpretation when Panchayati Raj institutions are under threat? The answer is now you can go after the passing of 73rd Constitutional Amendment Act. Why? Because now we have in the Constitution, and this is giving power to the Supreme Court to interpret the Constitution. And state governments are now, please remember this, constitutionally mandated to adopt the new Panchayati Raj system. मतलब जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में हमने क्या देखा, it was left to the states, no laws, no constitutional amendment was passed. यहां पर क्या है, स्टेट्स को कहा गया कि अब नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू एस्टैब्लिश द पंचायती राज सिस्टम. सो मेनी स्टेट्स हु वेर होल्डिंग आउट एंड हु वेर नॉट बेसिकली डिवोल्यूशन कर रहे थे, ऑलराइट, तो उसके चलते व्हाट हैड हैपेंड, बेसिकली many states they were not forming and they were holding out against the devolution of power. Now they were constitutionally mandated. अब इसमें जो है, इस एक्ट में प्रोविजन था that some provisions were compulsory and they were mandatory for all states. For all the states it was mandatory and some provisions were voluntary. मतलब these were suggestive in nature और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते थे या रिजेक्ट कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन दी स्पेशल कंडीशंस ऑफ द स्टेट. तो वो स्टेट के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं. ओके, बट द कंपल्सरी प्रोविजन यू हैव टू एक्सेप्ट रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेट यू वेयर. ओके, एंड इसका इंपैक्ट क्या था, इट फुलफिल डीपीएसपी. कौन सा? आर्टिकल 40. तो ये महात्मा गांधी चाहते थे, ही वांटेड ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत्स एंड एंडाउइंग देम विथ नेसेसरी पावर फॉर सेल्फ गवर्नेंस. तो ये गांधी के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज पार्ट ऑफ गांधीज स्टेटलेस गवर्नमेंट और स्टेटलेस सोसाइटी फीचर. ये क्वेश्चन आया था आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में, दैट बोथ कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी दे वांटेड ए स्टेटलेस सोसाइटी. उनकी चाहत क्या थी, एक स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट करने की, और वो आर्टिकल 40 के थ्रू बाय गिविंग पंचायत्स द पावर पॉसिबल हो सकती है. व्हाई? बिकॉज गांधी बिलीव दैट स्टेट बाय इट्स वेरी नेचर इज टिरानिकल, इट इज ऑप्रेसिव. ओके, सो उसके चलते जो है, व्हाट वी हैड वाज बेसिकली गांधी एडवोकेटिंग फॉर ए स्टेटलेस सोसाइटी. ओके, आई होप यू गॉट दिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. And it also enhanced grassroots democracy and it led to democratic decentralization. Then we had 73rd Amendment Act of 1992, and 73rd Amendment Act of 92, it introduced significant provisions regarding the duration, dissolution, reconstitution, disqualification criteria for member. Okay, तो इसमें क्या होता है, टर्म ड्यूरेशन की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पंचायत एट एवरी लेवल विल हैव अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years. 5 साल का फिक्स टर्म होगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग. एंड अ पंचायत कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म. हु हैज द अथॉरिटी? इसको कौन डिसॉल्व कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, दे कैन डिसॉल्व इट बिफोर इट्स टर्म. बट फ्रेश इलेक्शन
must be done before the expiry of 5 years term और विद इन 6 months ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता कमेटी से हम कह रहे हैं दैट विद इन 6 months ऑफ इट्स डिसोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ होता क्या था समझिए, होता ये था दैट मान लिया कि 1961 में किसी स्टेट में पंचायत को डिसॉल्व किया, तो 15 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट करा नहीं रही। अब जो है यू आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू होल्ड द इलेक्शन विद इन 6 months। ओके, and if the remaining term is less than 6 months, new election for that period is not required। मतलब मान लिया कि 4 साल, 4 years एंड 8 months इतना सर्व कर लिया है, और 4 साल 4 महीने बाद जो है इनका टर्म खत्म हो रहा है, विच इज बेसिकली लेस देन 6 months। ओके, लेस देन 6 months, तब आपको जरूरत नहीं है इलेक्शन कराने की। लेकिन अगर 3 years हुए हैं 2 months, क्या अब इलेक्शन कराने की जरूरत है? आपने डिसॉल्व कर दिया 3 years 2 months में, पंचायत को 3 साल 2 महीने में आपने जो है डिसॉल्व कर दिया, तो क्या अब आपको इलेक्शन कराने की जरूरत है एज अ स्टेट? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज पूरे 5 साल जो है अगर उससे पहले डिसॉल्व हो जाता है तो विद इन 6 months आपको इलेक्शन कराना है। लेकिन यहां पर समझिए कि एक एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये है कि 4 years 8 months, 4 years 8 months, इसका मतलब ओनली 4 months आर लेफ्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ 5 years। तो इट इज लेस देन 6 months। ओके, इट इज लेस देन 6 months। तो उस केस में क्या है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ टर्म यू डोंट रिक्वायर अ री इलेक्शन, यू कैन गो फॉर द नॉर्मल इलेक्शंस, जो कि आप हर 5 साल पे ऐसे भी कराते। सो दो टाइप के इलेक्शन हो सकते हैं, एवरी 5 years और विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? ओके, आई एम अज्यूमिंग इट इज क्लियर। इसके बाद जो है, इसके बाद व्हाट वी विल सी, वी आर सीइंग वन थिंग दैट अगर मान लिया कि कोई नया पंचायत बनता है, जैसे 5 years का टर्म है, उसमें 2 years सर्व किया एक पंचायत ने, फिर उसको डिसॉल्व कर दिया गया, देन यू हैड ए न्यू पंचायत, आपको जो है एक नया पंचायत आया, तो विल दिस सर्व अनदर 5 years? Will this serve another 5 years? No, it will serve only 3 years, which is the remaining term of the last पंचायत। तो जो लास्ट पंचायत का रिमेनिंग टर्म है, रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लास्ट पंचायत, नॉट द फुल 5 years, वो आप सर्व करेंगे एज द न्यूली फॉर्म पंचायत पोस्ट डिसोल्यूशन। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर आप 21 से नीचे हैं। ऐसे एमएलए एमपी बनने के लिए कौन सी एज चाहिए आपको? एमएलए या लोकसभा एमपी बनने के लिए आपको 25 साल की उम्र चाहिए। ओके, राज्यसभा और एमएलसी बनने के लिए 30 साल। इसमें कितना है, सरपंच आप कितने उम्र में बन सकते हैं? 21 साल में। 21 साल से ऊपर हैं आप बन सकते हैं, उससे छोटे हैं तो नहीं बन सकते। ओके, no disqualification for being under 25 if the individual has reached 21 years, and individuals can be disqualified based on existing law which are made by the state legislature। okay, जो स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के लिए लॉज हैं वो मिमिक कर सकते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज दैट वन मोर थिंग इज देयर, द स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास भी पावर है, इट कैन मेक अदर लॉज, एनी लॉ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपने ये सुना है 2 बच्चों से ज्यादा अगर आपके हैं, तो आसाम में और हरियाणा में दे हैड सेड दैट कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा हैं तो यू कैन नॉट रन फॉर द पंचायती इलेक्शन। ओके, तो ये भी हो सकता है, तो स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है। ओके, ओके, 2 kids रूल जो होता है बेसिकली, या इवन 1 kid रूल होता है कहीं कहीं पे, तो 2 kid और 1 kid रूल कर देते हैं दैट अगर 2 kids रूल है कि अगर पंचायत इलेक्शन में आपको लड़ना है तो आप जो है नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली टू इंसेंटिवाइज पीपल टू नॉट हैव मेनी किड्स। व्हाई? बिकॉज
दिस क्लोजेस द डोर फॉर पावर। ओके, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश जो है, ओके, आंध्र प्रदेश उन्होंने इनिशियली कहा था कि 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, बट लेटर ऑन आंध्र प्रदेश में टीएफआर इश्यूज आ रहा था, तो व्हाट दे डिड वाज कि उसको अबॉलिश कर दिया। अब यू कैन हैव मोर किड्स एंड देन यू कैन ऑल्सो, ओके, हाँ, गवर्नमेंट जॉब में भी, यू आर वेरी करेक्ट, गवर्नमेंट जॉब में भी है। ओके, आसाम जो है, यहाँ पर यू आर इन एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब प्लस कॉन्टेस्टिंग द लोकल बॉडी इलेक्शन। तो दोनों चीज आई थिंक आसाम, आसाम जो है वहां पर अलाउड नहीं है दो से ज्यादा बच्चे, सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बोथ गवर्नमेंट जॉब्स एंड लोकल बॉडी इलेक्शन। दिस इज टारगेटिंग whom? ये दो से ज्यादा बच्चे वाला टारगेट किसके लिए है? दिस इज फॉर द मुस्लिम माइग्रेंट्स, ओके, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द लोअर असम वैली। उनके लिए इन्होंने एक इनडायरेक्ट रूल बनाया है, बिकॉज जनरली जो है मुस्लिम पॉपुलेशन दे हैव अ हायर टीएफआर, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, दे हैव व्हाट, दे हैव अ हायर टीएफआर। ऑल राइट, ऑल राइट। इवन आई थिंक दे हैड दिस रूल, हरियाणा में भी लाने की कोशिश कर रहे थे। गुजरात जो है वहां पर भी ये लॉ है। महाराष्ट्र में अगर जिला परिषद या पंचायत समिति है, वहां पर दो से ज्यादा बच्चे हैं आपके, तो नहीं लड़ सकते। उड़ीसा में जो है अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप नहीं लड़ सकते। और राजस्थान में जो है आप विलेज हेड नहीं बन सकते। ओके, इवन उत्तराखंड में जो है रिसेंटली मोर देन 2 चिल्ड्रन अगर हैं आपके, तो आप पंचायत के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। ओके, सो दिस इज द रूल इन मेनी स्टेट्स। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सो ये क्रिएट हुआ है आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इट सुपरवाइजेस, directs and controls the preparation of electoral rules, and it conducts all panchayat elections। और इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड हुज सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर आर आल्सो डिटरमाइंड। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर cannot be removed except in a manner similar to that of a judge of the state high court, and their service condition cannot be altered after their appointment। तो क्या गवर्नर रिमूव कर सकता है? गवर्नर रिमूव कर सकता है। द रिमूवल ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कैन हैपन विद द गवर्नर, बाय द गवर्नर, बट व्हाट अबाउट रिमूवल? रिमूवल किसके पास है? रिमूवल, इट विल बी वेरी सिमिलर टू एचसी जज। एचसी जज को कौन रिमूव करता है? द पार्लियामेंट। ओके, अब समझ रहे हैं आप? पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट भले स्टेट इलेक्शन कमीशन में गवर्नर कैन डू, बट द रिमूवल कैन हैपन ओनली वाया द पार्लियामेंट्री प्रोसेस विच इज सिमिलर टू द स्टेट हाई कोर्ट। एंड पावर्स क्या क्या होता है? सो स्टेट लेजिस्लेचर में इंडाउ पंचायत विथ नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटीज फॉर फंक्शनिंग एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन and devolution of responsibility. So this includes preparing plans and implementing schemes for economic development and social justice। और इनके पास किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? द 29 मैटर्स विच आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। ओके, 29 मैटर्स जो हैं, जो कि 11th शेड्यूल में लिस्टेड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। Okay, the state legislature can authorize panchayats to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees। तो ये सारा पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, and it decides the quantum of autonomy that it wishes to give to the local body। देखिए, लोकल बॉडी बहुत मजाक की तरह लिया जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। इन द लोकल पंचायत इलेक्शंस इन मेनी स्टेट्स द डीएम फिक्सेस द इलेक्शन। तो ये डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हुसो एवर इज द रूलिंग पार्टी, उसको सीट लाके देने के लिए। ओके, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दे आर स्टिल होल्डिंग आउट, although now they are constitutionally mandated to share power and create the local self-governance structure, but at the same time the 73rd Amendment Act and the 74th Amendment Act only gives limited autonomy to the local self-government। अभी भी जो मेजर पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। And the legislature may provide for the creation of funds
to credit all money received by panchayats. Then you have finance commission. So governor of a state is required to constitute a finance commission every 5 years to review the financial position of panchayat. तो जैसे finance commission at the central level is established by president for devolution of fund from the center to the state, उसी तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग the commission is tasked with making recommendations on distribution of net proceeds from state levied taxes, duties, tolls, fees between the state and पंचायत. तो सेंट्रल जो फिनेंस कमीशन है उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वेयर स्टेट फिनेंस कमीशन विल बी बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस. उसके साथ साथ व्हाट विल बी द ग्रांट्स इन एड, any measure to improve the financial status of panchayat, and any other matter referred by the governor related to the sound finance of panchayats. Okay. And the governor is required to present the commission's recommendation and action to the state legislature, very similar to that of finance commission. Okay. और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन सजेशंस और रिकमेंडेशन दे सकता है, बट रूल्स कौन बनाएगा? Suggestions and recommendation will be given by the Central Finance Commission. The State Finance Commission will make the actual rules. The state legislature can also audit the accounts, and it can make provision regarding the maintenance and auditing of accounts by the panchayat, and this ensures financial transparency and accountability in their operation. And then application to union territory. So provision of part 9 of the constitution introduced by 73rd amendment also apply to the union territories. और प्रेसिडेंट वहां पर पावरफुल होता है बिकॉज गवर्नर तो होता नहीं वहां पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हु इज सबसर्विएंट टू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट जो है ही मे डायरेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजन टू अ यूनियंस टेरिटरी. ये यूनियंस की टेरिटरी है, मतलब यूनियन जो इंडियन यूनियन है उसकी, क्या लिख रहा हूं मैं, यूनियंस टेरिटरी, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी टेरिटरी है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब वहां बोलेंगे कैसे जाएगा. सो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू नागालैंड, मेघालय, मिजोरम. तो ये तीनों स्टेट्स किसके अंदर आते हैं, ये तीनों स्टेट किसके अंदर आते हैं, ये अगर आप देखेंगे, नॉट द तीनों स्टेट, मेघालय एंड मिजोरम 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं. नागालैंड हैज स्पेशल प्रोविजन. ओके. और हिल एरियाज ऑफ मणिपुर दैट ऑल्सो हैज स्पेशल प्रोविजंस. जो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल स्टेट्स हो गए आपके, जिसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें आपका दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वगैरह आ जाता है, वो सब जो है नहीं अलाउड है. एंड द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द प्रोविजंस टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज with specific exceptions and modification through legislations like the पैसा एक्ट 1996. तो ये जो है इस एरिया में, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया में, कल ही हमने पढ़ा था कि पैसा एक्ट के थ्रू इसको एक्सटेंड कराया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट इट डायरेक्टली डज नॉट गो इनटू द शेड्यूल्ड एरिया, वो जो है पैसा एक्ट के थ्रू गया था. एंड स्टेट लॉज रिलेटिंग टू पंचायत विल रिमेन वैलिड फॉर 1 year. मतलब 24 अप्रैल 1993 जब से असेंट मिला प्रेसिडेंट का 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, 1 साल का टाइम दिया गया था, 1 year ट्रांजिशन पीरियड टू द स्टेट्स, सो दैट दे कैन स्विच टू द न्यू पंचायती राज रेजीम. बिफोर जो उनका जो पहले लॉ चल रहा था दैट वुड रिमेन इन फोर्स ओनली फॉर 1 year, एंड दे गॉट a year worth of time to make the modifications and adjustment. एंड जो पंचायत जिस जिस स्टेट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दे विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ देयर टर्म अनलेस डिसॉल्व सूनर. एंड दिस 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दिस लेड टू all the most of the states, majority of the states passing the Panchayati Raj Acts in 93 and 94 to align with the 73rd amendment. Then there is a bar to interference by courts in electoral matters. So ये जो एक्ट है ये लिमिट करता है कोर्ट का इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द delimitation of constituencies or allotment of seats to constituencies cannot be challenged. मतलब
कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, कौन से कॉन्स्टिट्युएंसी में कितना सीट्स जाएगा, डिलिमिटेशन कैसे हो रहा है, दैट विल नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर टू बी एड्रेस्ड ओनली थ्रू इलेक्शन पिटिशन एज प्रिस्क्राइब बाय स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन। क्या हाईकोर्ट देख सकता है पंचायती राज इलेक्शन डिस्प्यूट? क्या हाईकोर्ट देख सकता है? द आंसर इज नो। कौन देखेगा? स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है वाया इलेक्शन पिटिशंस और वट एवर द प्रोसेस इज देयर। ओके, 11th शेड्यूल जो है उसमें क्या क्या मैटर्स हैं? एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये ट्राइबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, roads, bridges, ferries, waterways, and other means of communication, rural electrification, non-conventional energy sources like biogas, solar, etc., poverty alleviation program, education, including primary and secondary school, technical training and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets and fairs, इस पे rules बनाएंगे, health and sanitation, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of the weaker section, public distribution system and maintenance of community assets। अब मुझे ये बताइए, क्या ये एक्सक्लूसिव है? 11th शेड्यूल, क्या ये एक्सक्लूसिवली आर दीज एरियाज एक्सक्लूसिव टू द पंचायत्स? इस पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है, बट दिस इज समथिंग दैट द पंचायत राज कैन। ओके, इस पे भी रूल्स बना सकती है, इस पे भी इनका कंट्रोल है, बट कंट्रोल इज नॉट एक्सक्लूसिव। ओके, द कंट्रोल इज व्हाट दीज 29 फंक्शनल एरियाज, these are not exclusive. Why? Because the state government or the state legislature can also make laws on these. There are certain compulsory and voluntary provision। आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ प्रोविजंस कंपलसरी हैं जो सारे स्टेट्स को करने ही करने हैं। ओके, obviously the state legislature, okay, state legislature will have overriding power just like the center, and center has overriding power under article 254। उसी तरीके से यहां पर भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड द पंचायत। तो कंपलसरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिसको करना ही करना है अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट? that is organization of gram sabha in a village or a group of village, establishment of panchayats at the village, intermediate and district level। तो कितना टीयर है? 3 tier system which was there in the Balwant Rai Mehta committee, if you remember। Then direct election to all seats in panchayats at the village, intermediate and district level, and indirect election कहाँ होगा? To the post of chairperson of panchayat at the intermediate and district level। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है। वोटिंग राइट्स विल बी देयर फॉर द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ ए पंचायत वेदर इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मिनिमम एज 21 ईयर्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत। 21 साल से अगर आप ऊपर हैं आप कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट ऑल 3 लेवल्स। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर विमेन इन पंचायत। तो 1/3 सीट्स वुड बी रिजर्व्ड, ओके, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। यहीं से प्रधानपति या सरपंच पति का कंसेप्ट आया है। Then fixed tenure of 5 years for panchayats at all levels and the requirement to hold fresh elections within 6 months. Then establishment of a state election commission to conduct elections to the panchayats and constitution of a state finance commission every 5 years। तो यहीं से कंपलसरी है हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बैठाना, और कंपलसरी है हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठाना। कंपलसरी है हर स्टेट में 1/3 सीट्स विमेन्स के लिए रखनी। ओके, कंपलसरी है हर स्टेट में 3 tier सिस्टम और फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years रखना। कंपलसरी है हर स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन कराना एट ऑल लेवल्स। कंपलसरी है हर स्टेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन कराना टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट दी
इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, व्हाट अबाउट विलेज लेवल? जो विलेज लेवल का सरपंच होता है, दैट पर्सन हैज टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन वॉलेंट्री प्रोविजंस एज वेल, जिनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। आइदर यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन रिजेक्ट इट। दिस इंक्लूड्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एट द विलेज लेवल, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत। मतलब वहां पर हमने देखा था कि ये डायरेक्ट इलेक्शन जो है होगा तीनों लेवल पे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन विल बी फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन यहां पर एक चीज इसने छोड़ दिया, विलेज लेवल लिखा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है स्टेट्स के ऊपर है अब। या तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे या तो आप इसको इनडायरेक्ट करेंगे। ओके, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ विलेज पंचायत चेयरपर्सन्स इन इंटरमीडिएट पंचायत और इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत इफ देयर आर नो इंटरमीडिएट लेवल। मतलब कि देखिए बहुत सारे स्टेट्स में ना कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ स्टेट्स होते हैं स्लीपी स्टेट्स होते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है, उस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी हो नहीं पाता, पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो वहां पर जो है आप अगर चाहें, ऑलराइट, तो इंटरमीडिएट लेवल जो है वहां पर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इफ इट इज नॉट नीडेड। ऑलराइट, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विलेज पंचायत चेयरपर्सन इन इंटरमीडिएट पंचायत और इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत इफ देर आर नो इंटरमीडिएट लेवल। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विलेज पंचायत चेयरपर्सन कर सकते हैं इन द इंटरमीडिएट पंचायत और इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इफ देर इज नो इंटरमीडिएट पंचायत। Then representation of intermediate panchayat chairpersons in district panchayat, this is also voluntary. Representation of members of parliament, मतलब MP और MLA एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत। तो ये स्टेट्स के ऊपर है, इट इज अप टू द स्टेट, इट इज अ वॉलंटरी प्रोविजन वेदर द स्टेट्स वांट द एमपीज एंड एमएलएस टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस थिंग, क्या इसको बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंचायत सिस्टम। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी के लिए। एससी एसटी कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, विमेन इज कंपलसरी। ओबीसी का कंपलसरी नहीं, वॉलंटरी है। वो स्टेट पर स्टेट डिपेंड करता है। अभी उत्तर प्रदेश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आई थिंक मध्य प्रदेश ऑल्सो हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस, बट हर स्टेट में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। Granting powers and authority to panchayat to enable them to function as self-governing institution, that is also voluntary. To determine how much power is given, some states they give a lot of power, some states they do not give much power. Then devolution of powers and responsibility to panchayat for economic development and social justice, including the ability to execute the 29 functions which are listed in the 11th schedule. कितना पावर दिया जाएगा, how much power will be given to the panchayats so that they can basically execute the 29 functions which are listed under the 11th schedule. Some states they give lot of power, some states they do not give much power. Granting financial powers to panchayat, such as authorizing them to levy, collect and appropriate tax, duties, tolls and fees. Assigning state collected taxes to पंचायत, दिस इज ऑल्सो वॉलंटरी। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे डिपेंड करेगा कितना पैसा जो है आप और किस फॉर्मूला के बेसिस पे पंचायत को स्टेट फंड से पैसा मिलेगा। ओके, देन ग्रांट्स इन एड टू पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी रिसीव्ड बाय द पंचायत। तो पंचायत जो पैसा कलेक्ट करेगी वाया द टोल्स एंड ऑल द लेवीज, वो कैसे और कहां पर कंसोलिडेट होगा, उसके लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड एज ए वॉलेंट्री प्रोविजन। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर फंड बनाना है या कहीं पर उसको पर्टिकुलर जगह पे डालना है। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड द स्टेट कैन ऑल्सो से कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा वो पैसा और वहां से जो है फिर वो अप्रोप्रिएट होगा। ये जो आपको बताया था मैंने, ये जो चीज है, दिस वाज नॉट
73rd अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगा था, स्पेशली द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, वहां पर जो है इस ये नहीं लगा था, वहां पर ये पैसा एक्ट के थ्रू गया था। ओके, सो पैसा एक्ट जो है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है पंचायती राज इन द फिफ्थ, ओके, और फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। ऑलराइट, ये कहां पर करता है? फिफ्थ शेड्यूल एरियाज विथ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस एज डीम नेसेसरी बाय पार्लियामेंट। क्योंकि आप डायरेक्टली पंचायती राज सिस्टम नहीं लगा सकते इन द ट्राइबल एरिया, द ट्राइबल हैव देयर ओन कल्चर, सो दैट इज वाई पैसा एक्ट जो है ये क्या कर रहा है, ये आपका मॉडिफाई कर रहा है। ओके, so it was enacted in 1996 so that tribal dominated fifth schedule areas में self governance promote हो सके, and it is applicable in 10 states जो कि हमने कल पढ़ा था। there are 10 states under fifth schedule. How many states in sixth schedule? टोटल 4। AMTM याद है ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैसा? एक्सटेंशन करना है बेसिकली पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू शेड्यूल एरिया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, self rule for tribal population, participatory democracy for the tribals of the scheduled areas, cultural preservation, empowerment of panchayats and prevention of power centralization in the state। तो ये सिक्स शेड्यूल में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने याद होगा वी हैव स्टडीड यस्टरडे, एडीसीज वहां काम करती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ओके, तो ये जो है वहां काम नहीं करेगा, ये बेसिकली पैसा इज फॉर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। ओके, so this act provides a governance structure which respects the traditional tribal practices in the fifth schedule areas while integrating the tribals with the broader administrative framework। और यहां ग्राम सभा को रोल दिया गया है दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जो है यहां पर आपका ग्राम सभा के पास पावर होगा। और एक्ट एम्स टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज बाय ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी ओवर मैटर्स related to their own development। और all 10 states with fifth schedule areas have enacted required legislation to bring their panchayati raj acts in line with the PESA act। तो यहां पर हुआ क्या था? 73rd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक साल का टाइम दिया गया। all the states they enacted, all the state legislative assembly they enacted their own act। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उसमें से 10 स्टेट्स ऐसे थे हु हैड ए फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, तो वहां पर अप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद पैसा 1996 आया, तो उनको डायरेक्ट किया गया वाया द पैसा 1996 दैट जितने भी फिफ्थ शेड्यूल एरिया वाले 10 स्टेट्स है जिनमें फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है, उन उन स्टेट्स को, उन 10 स्टेट्स को जो उन्होंने आफ्टर 1 ईयर ऑफ 73rd CAA जो उन्होंने लेजिस्लेट किया था, उन सबको मॉडिफाई करना होगा वाया अ सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन सो दैट जो अब पैसा है इट कैन अप्लाई टू देयर स्टेट्स एज वेल। ये चीज आप समझे? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट आई जस्ट सेड? Initially, after the 73rd Constitutional Amendment Act, all the states were given 1 year, एक साल का टाइम दिया गया that you legislate an act, and the state legislative assembly complied of all the states, they legislated an act, and after that what happened? उसमें से 10 states ऐसे थे जिनके पास फिफ्थ शेड्यूल एरियाज थे। 10 states कैसे थे? ऐसे थे जिनके पास फिफ्थ शेड्यूल एरियाज थे। और उस केस में, ओके, उस केस में उन्होंने क्या कहा कि जो 1996 का पैसा एक्ट है, इट डायरेक्टेड दी स्टेट्स कि आप अपना जो आपने किया था ना आफ्टर 1 ईयर ऑफ 73rd CAA, उन एक्ट्स को आप क्या करिए, उसको मॉडिफाई करिए सो दैट फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में वो एक्ट जो है अप्लाई हो जाए। ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले तो ग्रांट्स आता है जो यूनियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। देन स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे एज पर आर्टिकल 243I जो देता है। देन लोन्स एंड ग्रांट्स डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ऑलराइट, जो मिलता है ग्रांट्स एंड एड लोन्स।
देन प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट, वहां से जो पैसा आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ सम स्टेट्स आल्सो गिव पावर टू देयर पंचायती राज सो दैट दे कैन जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड टैक्स, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड ऑल्सो लाइसेंस फीस, फीस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल। तो अगर आपने कैटल खरीदा है गांव में, अगर उसको रजिस्टर करा रहे हो तो 250 100 रुपए 200 रुपए ऐसा कुछ लगता है। वो पैसा किसके कॉफर में जाता है? पर्ची काट के वो आ जाता है आपके जो जो पंचायती राज है उसके कॉफर में। एंड इट कैन देन टेक एक्शन ऑन द 29 फंक्शंस अंडर द 11th शेड्यूल। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर स्टेट्स में प्रॉब्लम्स है। देखिए वॉलेंट्री प्रोविजंस इतने सारे आपने दे रखे हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, दैट मेनी स्टेट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने बेयर मिनिमम कर दिया। जो कंपलसरी प्रोविजन है दैट इज द बेयर मिनिमम दे हैव डन, बट वॉलेंट्री प्रोविजन में दे आर नॉट गिविंग देम इनफ मनी, दे आर नॉट गिविंग देम इनफ ऑटोनॉमी। बार बार डिसोल्यूशन करना, अगर अपने मन की सरकार नहीं बनी या अपने मन के प्रधान नहीं आए। ओके, सो ये जो है दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। ऑल राइट, सो इस तरीके से जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज ओवर। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैव? वी हैव कंप्लीटेड द 11th शेड्यूल। अब हमारे पास बचा है बस म्यूनिसिपैलिटी करना, दैट इज 12th शेड्यूल। ओके, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज हैव? किसी भी टाइप का क्वेश्चन है इसमें?